नमस्कार सभी को। आज हम ध्वनि तरंगों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ध्वनि, जिसको इंग्लिश में साउंड भी कहते हैं, साधारण भाषा में इसे आवाज़ भी कहा जाता है। ध्वनि ये अनुदैर्ध्य व यांत्रिक तरंगें होती हैं जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। यानी कि ध्वनि जो होती है वो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य व यांत्रिक तरंगें होती हैं और उसमें ध्वनि ऊर्जा होती है, और ध्वनि की वजह से ही हमारे सुनाई देने की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। कंपन कंपन के बारे में अगर बात करें तो कंपन जो होते हैं वो एक प्रकार की आवर्त गति होती है जिसमें पदार्थ के कण या माध्यम के कण जो होते हैं वो अपनी मूल अवस्था जो होती है उसे माध्य अवस्था भी कहते हैं, आरंभिक अवस्था भी कहते हैं। तो कंपन में पदार्थ के कण अपनी मूल अवस्था के इर्द गिर्द मतलब आसपास गति करते हैं। गति मतलब आवर्त गति करते हैं, और कंपन की वजह से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो पदार्थ के कणों का या माध्यम के कणों का अपनी मूल अवस्था के इर्द गिर्द जो गति होती है उसे कंपन कहते हैं, और कंपन की वजह से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। कंपन को एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए ये कोई पदार्थ का कण है और ये पदार्थ के कण की मूल अवस्था है, और इसमें जब कंपन होते हैं तो वह अपनी मूल अवस्था के इर्द गिर्द, ये देखिए मूल अवस्था के इर्द गिर्द मतलब आसपास गति करता रहता है। तो इस प्रकार की गति को कंपन कहते हैं, और कंपन की वजह से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगें उत्पन्न हो सके इसके लिए कंपन होना अत्यंत आवश्यक है, और कंपायमान वस्तुएं मतलब वे वस्तुएं जिनमें कंपन होते हैं वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ध्वनि तरंगें किसकी वजह से उत्पन्न होती है? कंपन की वजह से उत्पन्न होती है। अब हम कंपित वस्तुओं से जो ध्वनि का जो उत्पादन होता है उसको उदाहरण से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है एकतारा। एकतारा जो है वो एक वाद्य यंत्र है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लिया जाता है। इस एकतारा का ये जो बीच में मध्य भाग में ये जो है ये एक तनित तार है, और इस तनित तार को ये जो लकड़ी की जो छड़ है इसकी सहायता से इसमें कंपन उत्पन्न किए जाते हैं, इसमें गति करवाई जाती है। तो जब एकतारा के तनित तार में कंपन उत्पन्न होते हैं तो सुरीली ध्वनि उत्पन्न होती है। ये तनित तार है, इसमें कंपन उत्पन्न होते हैं, और कंपन उत्पन्न होने की वजह से इससे ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं जो कि हमें सुनाई देती है, सुरीली सुनाई देती है। दूसरे उदाहरण में एक बच्चा जो है ये एक स्टील का पात्र है, स्टील या लोहे का बना हुआ एक पात्र है। इसको ये बच्चा जो है वो लकड़ी की छड़ से चोट मार रहा है। तो जब लकड़ी की छड़ से बच्चा इस लोहे के या स्टील के पात्र पर चोट मारता है तो इसमें भी कंपन उत्पन्न होते हैं। तो इस पात्र में भी क्या होते हैं? कंपन उत्पन्न होते हैं, और कंपन उत्पन्न होने की वजह से इससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कंपित वस्तुएं जो होती है वो ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती है। इन दो उदाहरणों से हमने इसको भलीभांति समझा। ध्वनि संचरण का मतलब होता है ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन या स्थानांतरण। ध्वनि तरंगें जो होती है वो यांत्रिक तरंगें होती है, और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि ध्वनि तरंगें जो होती है वो यांत्रिक तरंगें होती है, इसलिए इनके संचरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम जो होता है वो अत्यंत आवश्यक होता है। ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यमों में संचरित हो सकती है, तीनों ही माध्यमों में गमन कर सकती है। ठोस जो होते हैं उसमें ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का चाल जो है वो सर्वाधिक होता है, और वायु में ध्वनि की जो चाल या वेग जो होती है वो सबसे कम होती है। ध्वनि जो होती है वो निर्वात, उदाहरण के लिए अंतरिक्ष जो होता है उसमें निर्वात होता है, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ना तो वहाँ पे वायुमंडल होता है ना कुछ और होता है। तो ध्वनि जो होती है वो निर्वात यानी कि उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में संचरित नहीं हो सकती। यही कारण है कि अंतरिक्ष में जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है या आवाज़ लगाई जाती है तो वो हमें सुनाई नहीं देती। वायु जो होती है, वायु में ध्वनि की चाल जो है वो ताप पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान हो
तो ध्वनि की चाल वायु में होगी 332 मीटर प्रति सेकंड। और अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो तो ध्वनि की चाल जो है वो वायु में होगी 344 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में ध्वनि की चाल जो है वो ताप पर निर्भर करती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर प्रति सेकंड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 344 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है। अब ध्वनि का जो संचरण होता है उसको हम विभिन्न उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। ध्वनि जो होती है वो ठोसों में भी संचरित होती है, ध्वनि जो होती है वो द्रव पदार्थों में भी संचरित होती है, और ध्वनि जो होती है वो वायु या गैसीय पदार्थ जो होते हैं उनमें भी संचरित होती है। वायु या गैस में ध्वनि के संचरण का एक उदाहरण लें तो आपने देखा होगा कि कई बार हम आवाज़ लगाते हैं, किसी व्यक्ति को आवाज़ लगाते हैं और वो व्यक्ति जो है वो हमारे से कुछ दूरी पर स्थित होता है। तो जब हम आवाज़ लगाते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है, और ये ध्वनि तरंगें जो हैं ये इस व्यक्ति तक पहुंचती है और उसको कानों से सुनाई देती है। तो हमारे और उस व्यक्ति के मध्य में जो वायु जो होती है वो ध्वनि के संचरण का कार्य करती है। तो यहाँ पे वायु या जिसे हम गैसीय अवस्था भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे वायु और गैसीय अवस्था जो है वो ध्वनि का संचरण करती है। तो ये एक उदाहरण है। द्रवों में भी ध्वनि का संचरण होता है, इसको भी हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। ये एक उदाहरण है जिसमें हमने एक बड़ा पात्र लिया है कांच का, और इसमें हमने पानी या जल जो है वो भर दिया है, और इस पात्र के समीप ये जो बच्चा है वो अपने कान को लगाता है, और इस पात्र में पानी के अंदर ये जो है ये घंटी से ध्वनि उत्पन्न करता है। बड़े घंटे की सहायता से या बड़ी घंटी की सहायता से ये ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये ध्वनि जो होती है ये इस लड़के को या हमें भली भांति सुनाई देती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ध्वनि तरंगे जो होती है वो जल या द्रव में भी संचरित हो सकती है। ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें भी ध्वनि का संचरण होता है, इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। ये एक लकड़ी की स्टूल है, और इस लकड़ी की स्टूल में दो बच्चे मिलकर ये प्रयोग कर रहे हैं। पहला बच्चा जो है वो इस लकड़ी की टेबल पर या स्टूल पर यहाँ पे चोट मारकर कंपन उत्पन्न करता है, जिससे ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, और ये ध्वनि तरंगे जो हैं ये संचरित होते हुए इस बच्चे के कान तक पहुँचती है और इस बच्चे को ये ध्वनि तरंगे सुनाई देती है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि ध्वनि तरंगे जो होती है वो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें भी संचरित होती है। तो ध्वनि का संचरण जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यमों में होता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है और वायु में ध्वनि की चाल जो है वो सबसे कम होती है। अब हम ध्वनि की जो तरंगे हैं उसके विभिन्न जो फैक्टर हैं, विभिन्न जो कारक हैं, उनके बारे में, उनकी परिभाषा के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आयाम। आयाम जो होता है इसको ए से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल ए से व्यक्त किया जाता है, और आयाम की परिभाषा है पदार्थ या माध्यम के कणों का अपनी मूल अवस्था से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। और अगर आवर्तकाल की बात करें, आवर्तकाल को टी से व्यक्त किया जाता है, कैपिटल टी से व्यक्त किया जाता है, और आवर्तकाल की परिभाषा है एक कंपन के या एक दोलन के पूर्ण होने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। और तीसरी परिभाषा है आवर्ती, जिसको स्मॉल एन से व्यक्त किया जाता है, और इसकी परिभाषा है प्रति सेकंड होने वाले कंपनों या दोलनों की जो संख्या होती है उसे आवर्ती कहते हैं। तो ये तीन परिभाषाएं हैं, इसको हम उदाहरण से समझते हैं।
ये जो है ये किसी ध्वनि तरंग का जो संचरण है उसका आरेख चित्र है। मतलब कोई ध्वनि तरंग है उसके संचरण का ये आरेख चित्र है। इस प्रकार से ध्वनि तरंगे जो है वो संचरित हो रही है। ये जो बीच की लाइन जो है ये साम्य अवस्था है, या मूल अवस्था है, या माध्य अवस्था है, या आरंभिक अवस्था है। और ये जो ऊपर की ओर जो ये उभार दिखाई दे रहे हैं इनको हम श्रृंग कह सकते हैं, इनको श्रृंग कहा जाता है। और ये नीचे की तरफ जो उभार दिखाई दे रहे हैं इनको गर्त कहा जाता है। तो ऊपर ये जो पहाड़नुमा संरचना है इसको तो श्रृंग कहते हैं, और नीचे की तरफ ये जो पहाड़नुमा संरचना है इसको गर्त कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो बीच की जो सीधी रेखा जो है ये माध्यम के कणों की या पदार्थ के कणों की साम्य अवस्था है, मूल अवस्था है, या माध्य अवस्था है, या आरंभिक अवस्था है। तो आयाम की अगर बात करें तो पदार्थ के कणों का या माध्यम के कणों का अपनी मूल अवस्था से अधिकतम विस्थापन को, ये देखिए ये जो विस्थापन है ये अधिकतम है, ये जो दूरी है ये अधिकतम है। तो अधिकतम विस्थापन को आयाम ए कहा जाता है, आयाम कहा जाता है, और आयाम को ए से व्यक्त किया जाता है। दूसरी परिभाषा आवर्तकाल की बात करें तो ये देखिए ये ध्वनि की तरंग जो है वो संचरित हो रही है, और इसको हमने एक आरेख चित्र के माध्यम से समझाया है। तो ये देखिए ध्वनि की तरंग जो है वो संचरित इस प्रकार से होती है, एक श्रृंग और एक गर्त। एक श्रृंग और एक गर्त जो है ये दोनों मिलकर एक कंपन का निर्माण करते हैं, एक दोलन का निर्माण करते हैं। और एक कंपन या एक दोलन के पूर्ण होने में जो समय लगता है, जो कुल समय लगता है, उसे आवर्तकाल कहा जाता है, और आवर्तकाल को टी से व्यक्त किया जाता है। और अब अगर तीसरी परिभाषा की बात करें आवर्ती, जिसे एन से व्यक्त करते हैं, तो आवर्ती जो होती है उसका तात्पर्य होता है प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में होने वाले कंपनों या दोलनों की जो संख्या होती है उसे आवर्ती कहते हैं। और आवर्ती को एन से व्यक्त किया जाता है। ये देखिए ये तो एक दोलन हो गया, और एक दोलन के पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। और एक सेकंड में जितने कंपन या जितने दोलन होते हैं उस संख्या को आवर्ती कहा जाता है। आवर्ती का मात्रक जो है वो हर्ट्ज होता है, और आवर्ती का अगर सूत्र देखें तो n बराबर 1/t, यानी कि आवर्ती बराबर 1/ आवर्त काल। तो आवर्ती जो होती है वो आवर्तकाल का उल्टा होती है। तो ये तीनों परिभाषाएं हैं, आयाम, आवर्तकाल और आवर्ती जो हैं, इसको हमने भलीभांति समझा, जो कि आगे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। विभिन्न ध्वनियों में भिन्नता का कारण। आपने देखा होगा कि भिन्न भिन्न जीवों की ध्वनियाँ जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, और मनुष्यों की बात करें तो अलग अलग मनुष्यों की भी जो ध्वनियाँ जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। वाद्य यंत्रों की भी बात करें तो अलग अलग वाद्य यंत्र जो होते हैं उनकी ध्वनि की जो प्रकृति होती है वो भी अलग अलग होती है। तो इसका कारण क्या है, ध्वनियों में जो भिन्नता है उसका कारण क्या है? ध्वनि के दो गुण कौन कौन से? तीव्रता और प्रबलता। ये दो गुण ऐसे होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ जो होती हैं उनके उत्पन्न होने का कारण है। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ जो होती है उनमें भिन्नता का कारण जो है वो दो गुण होते हैं। ध्वनि के दो गुण होते हैं, एक तो होते हैं तीव्रता और एक होती है प्रबलता। तो तीव्रता और प्रबलता जो होती है वो अलग अलग ध्वनियों में अलग अलग होती है, जिसकी वजह से ध्वनियाँ जो होती है वो अपने एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। तीव्रता का संबंध जो होता है वो तीखेपन से होता है, और प्रबलता का संबंध जो है वो तेज या भारीपन से होता है। तो तीव्रता का मतलब तीखापन साधारण भाषा में, और प्रबलता का मतलब होता है भारीपन या तेज। ध्वनि की जो तीव्रता जो होती है वो आवर्ती पर निर्भर करती है,
और प्रबलता जो होती है ध्वनि की वो आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता जो है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है और ध्वनि की जो प्रबलता जो होती है वो आयाम के समानुपाती होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ध्वनि की आवृत्ति बढ़ेगी तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो भी बढ़ेगी, और ध्वनि का आयाम बढ़ेगा तो ध्वनि की प्रबलता भी बढ़ेगी। अब हम दो उदाहरणों की सहायता से भिन्न भिन्न ध्वनियाँ जो हैं उनमें विभेद उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए लड़कों की आवाज़ है और लड़कियों की आवाज़ है, तो उनकी भिन्नता का कारण क्या है वो हम देखते हैं। जैसे लड़कों की जो आवाज़ जो होती है उनकी प्रकृति इस प्रकार से होती है कि उनकी प्रबलता जो होती है वो अधिक होती है और तीव्रता जो होती है वो कम होती है। तो लड़कों की आवाज़ की प्रबलता अधिक होती है और तीव्रता जो होती है वो कम होती है। इसकी तुलना में लड़कियों की जो आवाज़ होती है उनकी प्रबलता कम होती है और लड़कियों की आवाज़ की तीव्रता जो होती है वो अधिक होती है। इस वजह से लड़कों की आवाज़ जो होती है वो भारी होती है, तेज़ होती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो धीमी होती है और तीखी होती है, तीक्ष्ण होती है। तो ये लड़कों के और लड़कियों की आवाज़ जो होती है उसमें भिन्नता का कारण है। इसी प्रकार से अगर हम शेर की आवाज़ और पक्षी की आवाज़ में अंतर स्थापित करें तो शेर की आवाज़ जो है उसकी प्रबलता अधिक होती है, तीव्रता कम होती है, जबकि पक्षी की जो आवाज़ होती है उसकी प्रबलता कम होती है और तीव्रता जो होती है वो अधिक होती है। इस वजह से शेर की आवाज़ जो होती है वो तेज़ होती है, भारी होती है, जबकि पक्षी की आवाज़ जो होती है वो धीमे होती है और तीक्ष्ण होती है, तीखी होती है। तो ध्वनि के दो गुण तीव्रता और प्रबलता जो होते हैं, जो कि आवृत्ति और आयाम पर निर्भर करते हैं, ये दो गुण जो हैं वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में भिन्नता का कारण होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में ध्वनि उत्पादन, मतलब मनुष्य जो होते हैं, मानव जो होते हैं, उनमें ध्वनि का उत्पादन जो है वो किस प्रकार से होता है। मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र या स्वर यंत्र, जिसको लैरिंक्स भी कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न होती है। और ये जो लैरिंक्स या वाक यंत्र जो होता है वो श्वास नली के ऊपर की ओर स्थित होता है, गले में श्वास नली के ऊपर स्थित होता है। और स्वर यंत्र या वाक यंत्र जो है उसको साधारण भाषा में कंठ भी कह सकते हैं। कंठ के आर पार दो वाक तंतु होते हैं और इस प्रकार से ये वाक तंतु तनित होते हैं। तनित मतलब तने हुए होते हैं कि उनके बीच में वायु निकलने के लिए एक झिर्री बनी होती है। जब फेफड़ों से वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकाला जाता है तो वाक तंतु जो होते हैं वो कंपित होते हैं, और जब वाक तंतुओं में कंपन उत्पन्न होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। और इस प्रकार से मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन होता है। और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उनमें अलग अलग उच्चारण के लिए, अलग अलग ध्वनि उच्चारण के लिए, अलग अलग ध्वनि उच्चारण में जीभ जो होती है वो सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से मनुष्य जो होते हैं उनमें ध्वनि का उत्पादन होता है। मनुष्य में ध्वनि के उत्पादन को हम चित्र की सहायता से समझते हैं। ये मानवों में वाक् यंत्र है। ये जो है ये वाक् यंत्र है जो कि हमारे गले में श्वास नली के ऊपर स्थित होता है। जो श्वास नली, जो ट्रेकिया जो होती है, उसके ऊपरी भाग पर ये स्थित होता है। इसे वाक् यंत्र या स्वर यंत्र या लैरिंक्स कहते हैं। और इसकी संरचना को अगर देखें तो इसकी संरचना जो है वो इस प्रकार से होती है। इसकी आंतरिक संरचना जो है वो इस प्रकार से होती है। इसकी आंतरिक संरचना में ये जो हैं ये दोनों वाक तंतु है। ये दोनों तो क्या है? वाक तंतु, वाक तंतु हैं। मतलब दोनों तरफ ये जो है ये वाक तंतु हैं। और ये देखिए ये बीच में ये जो स्पेस है इसे झिर्री कहते हैं। तो इन दोनों वाक तंतुओं के बीच में झिर्री पाई जाती है। इन दोनों वाक तंतुओं के बीच में झिर्री पाई जाती है। तो ये दोनों जो हैं ये और ये दो तो क्या हैं? वाक तंतु हैं। और इन वाक तंतुओं के बीच में ये देखिए ये जो स्पेस है, ये जो खाली जगह है, ये झिर्री है। जब हम बोलते हैं
या बोलने की कोशिश करते हैं तो फेफड़ों से वायु जो है वो ऊपर की तरफ गति करती है, बलपूर्वक वायु जो है वो ऊपर की ओर गति करती है। और बलपूर्वक वायु जब ऊपर की ओर गति करती है तो ये इस झिर्री से होकर गुजरती है, इन वाक तंतुओं से होकर गुजरती है, इस झिर्री से होकर गुजरती है। जब हवा वाक तंतुओं के बीच में स्थित इस झिर्री से होकर गुजरती है तो वाक तंतुओं में कंपन उत्पन्न होते हैं। ये जो वाक तंतु हैं इनमें कंपन उत्पन्न होते हैं, और कंपन उत्पन्न होने की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। और इस ध्वनि को भिन्न भिन्न उच्चारणों में बदलने के लिए हमारी जीभ जो होती है वो भी सहायता करती है। तो इस प्रकार से मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन होता है स्वर यंत्र की सहायता से। मनुष्य का श्रवण प्रवास। मनुष्य का श्रवण परास। श्रवण परास का मतलब होता है कि मनुष्य को किन आवृत्तियों की जो ध्वनि जो होती है उसका परास क्या है, किन आवृत्तियों की ध्वनि जो है वो हमें सुनाई देती है, किन आवृत्तियों की ध्वनि का जो परास है वो हमारे लिए अनुकूल होता है। तो इसको हम समझते हैं। मनुष्य का श्रवण परास जो है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगे जो होती है वो हमें सुनाई देती हैं। और ध्वनि तरंगों की बात करें तो ध्वनि तरंगे जो हैं उनको 3 भागों में, सुनने और नहीं सुने जाने के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अपश्रव्य ध्वनि, दूसरा है श्रव्य ध्वनि और तीसरा है पराश्रव्य ध्वनि। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और ये श्रव्य ध्वनि जो है वो हम सुन सकते हैं, मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ये अश्रव्य होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है वो अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है और ये अश्रव्य होती है, यानी कि इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। और अपश्रव्य ध्वनि कब उत्पन्न होती है? जब भूकंप आते हैं, जब ज्वालामुखी जो है विस्फोट होता है, या ज्वालामुखी की वजह से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वो अपश्रव्य प्रकार की होती हैं। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति की ध्वनि की बात करें, ये तो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति है जिसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि जो होती है उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती है और ये भी अश्रव्य होती है, यानी कि ये भी मनुष्य के द्वारा सुनाई नहीं जा सकती, मनुष्य के द्वारा सुनी नहीं जा सकती। और ये जो पराश्रव्य ध्वनि जो होती है वो चमगादड़ जो हैं वो उत्पन्न करते हैं, और जो अल्ट्रासाउंड मशीन है, सोनोग्राफी मशीन जो है उसमें भी पराश्रव्य ध्वनि जो होती है उनका उपयोग किया जाता है। चमगादड़ जो होते हैं वो उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनियों उत्पन्न करते हैं, और सोनोग्राफी मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन जो होती है वो भी पराश्रव्य ध्वनि पर कार्य करती है। तो श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य में ये मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ये मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, इसे भी मनुष्य नहीं सुन सकता। कुछ जानवर जैसे पक्षी, कुत्ता वगैरह जो होते हैं वो अश्रव्य ध्वनियाँ जो होती है, अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियाँ जो होती हैं उनको सुन सकते हैं। और ध्वनि की प्रबलता की अगर बात करें तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसका मात्रक जो होता है वो होता है डेसिबल, और इसे संक्षेप में स्मॉल dB से व्यक्त करते हैं। ये हमारे सम्मुख एक सारणी है जिसमें विभिन्न क्रियाओं के द्वारा कितनी प्रबलता या कितने डेसिबल की ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है उसके बारे में बताया गया है। जैसे हम सामान्य सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो उस समय 10 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। मंद फुसफुसाहट जब की जाती है तो 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। सामान्य बातचीत या वार्तालाप करते हैं तो 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो व्यस्त यातायात होता है ट्रैफिक में, 70 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो उत्पन्न होती है। और फैक्ट्री जो होती है, कल कारखाने जो होते हैं उसमें औसत 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है।
और 80 डेसिबल से अधिक प्रबल जो ध्वनि होती है वो शोर की श्रेणी में आ जाती है। और शोर जो होता है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। शोर की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। यानी कि 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो शोर की श्रेणी में आती है, और जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। और ध्वनि प्रदूषण जो है वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से अनिद्रा, सिर दर्द, कम सुनाई देना आदि दुष्प्रभाव जो हैं वो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने ध्वनि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।